नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर परमार, जशवंत सिंह, सालम सिंह, डॉक्टर कल्पना सैनी, मयंक भाई जयदेव, भाई नायक और बाबूराम निषाद ने। इन सांसदों ने परमाणु विभाग से पूछा कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्षमता और संभावित लक्ष्य क्या है, इसका उपयोग कब तक शुरू किए जाने की उम्मीद है, अगले दशक में ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों की चुनौतियों का सामना करने में परमाणु ऊर्जा की क्या भूमिका होगी। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि PFBR यानी प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर का कमीशन पूरा होने पर परियोजना 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। PFBR के 2025 के अंत तक प्रचालनरत होने की उम्मीद है। नाभिकीय ऊर्जा 24/7 उपलब्ध आधार भार बिजली का स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। इसमें अपार संभावनाएं हैं और ये देश को संघारणीय तरीके से दीर्घकालिक ऊर्जा संरक्षा प्रदान कर सकती है। चल रहे नाभिकीय क्षमता विस्तार कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षा की दोहरी चुनौतियों का सामना करना और 2070 तक शुद्ध शून्य की दिशा में बदलाव लाना है। कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार संबंधी अवसंरचना में सुधार से। इस सवाल को पूछा है इंदु बाला गोस्वामी ने। उन्होंने संचार मंत्रालय से पूछा कि क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार संबंधी अवसंरचना में सुधार के लिए नए प्रयास कर रहा है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। क्या ट्राई ने हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों की पहचान की है जहां संचार सुविधाओं की कमी के कारण जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्बासानी चंद्रशेखर ने दिया। उन्होंने बताया कि दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। ट्राई अधिनियम की धारा 11(1) का के अनुसार ट्राई स्वप्रेरणा से अथवा सरकार के अनुरोध पर सिफारिशें करता है। सरकार देश में संचार सेवाओं के विस्तार के लिए नीतियां बनाते समय ट्राई द्वारा जारी विभिन्न सिफारिशों को ध्यान में रखती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार करने के लिए कई सिफारिशें जारी की हैं। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी अवसंरचना में सुधार के संबंध में दिनांक 12 दिसंबर 2022 की सिफारिशें, लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल अवसंरचना में सुधार के संबंध में दिनांक 24 अप्रैल 2023 की सिफारिशें, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार के संबंध में 22/9/2023 की सिफारिश, हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र में बैकहॉल दूरसंचार अवसंरचना में सुधार के संबंध में 29/9/2023 की सिफारिश। ट्राई ने 12 दिसंबर 2022 की सिफारिशों के जरिए हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति, कुल्लू और चंबा जिलों के चिन्हित गांव में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान और चंबा, कुल्लू और मंडी जिलों के चिन्हित गांव के मोबाइल सेवाओं के उन्नयन की सिफारिश की। सरकार हिमाचल प्रदेश सहित देश के ग्रामीण, दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की संस्थापना करके दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि के तहत विभिन्न स्कीमें परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है। 4G सैचुरेशन परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सहित देश के सेवा से वंचित 24,680 गाँव में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा प्रचालकों द्वारा सेवा देना बंद किए जाने आदि के कारण 20% अतिरिक्त गाँव को शामिल करने का प्रावधान है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है भारत में लापता, नष्ट और सूची से हटाए गए पुरातत्व स्थलों से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय से पूछा कि जनवरी 2020 से अक्टूबर 2024 की अवधि के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लापता या नष्ट के रूप में पहचान किए गए पुरातत्व स्थलों की सूची क्या है और इसके कारण क्या है। जनवरी 2020 से अक्टूबर 2024 की अवधि के बीच केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से किन पुरातत्व स्थलों को हटा दिया गया है और इसके क्या कारण हैं। इस सवाल का जवाब संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 से अक्टूबर 2024 की अवधि के बीच कोई पुरातात्विक स्थल लापता या नष्ट नहीं हुआ है।
जनवरी 2020 से अक्टूबर 2024 की अवधि के बीच किसी स्थल को सूची से हटाया नहीं गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किए जाने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद एम शनमुगम और वाइको ने। इन सांसदों ने विधि और न्याय मंत्रालय से पूछा कि लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। महिला आरक्षण के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रों, लोकसभा और विधानसभाओं को कब तक पुनर्निर्धारण और अधिसूचित किया जाएगा। क्या आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को अधिसूचित किए जाने की संभावना है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। उन्होंने बताया कि संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा अंतः स्थापित संविधान का अनुच्छेद 334 का योगबंद करता है कि लोकसभा किसी राज्य की विधानसभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थानों को आरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंध संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के प्रारंभ के पश्चात पहली जनगणना के उपबंध संविधान के सुसंगत आंकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात प्रभावी होंगे। कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है डाकघरों के आधुनिकीकरण से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन ने। उन्होंने संचार मंत्रालय से पूछा कि क्या देश में डाकघरों को आधुनिक बनाने और उनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी योजना पर विचार किया गया है। अगर हाँ तो इन योजनाओं के अंतर्गत डाकघरों में शुरू की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। उन्होंने बताया कि ऐसी किसी नई योजना पर विचार नहीं किया गया है। डाकघरों के आधुनिकीकरण और उनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अनुमोदित योजनाएं इस प्रकार से हैं, जिनमें डाक प्रचालन, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना, IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0, डाकघरों के आधुनिकीकरण और उनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा भी दिया गया। मेल और पार्सल सेवाओं के लिए ट्रैक और ट्रेस सुविधा उपलब्ध है और पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डिलीवरी की स्थिति अपडेट की जाती है। मोबाइल ऐप के माध्यम से पत्र पेटियों की ई-क्लियरेंस सुविधा भी लागू की गई है। निर्यात पोस्टल बिल को ऑनलाइन फाइल करने और वाणिज्यिक वस्तुओं के लिए सेल्फ बुकिंग की सुविधा प्रदान करके डाक चैनलों के माध्यम से वाणिज्यिक निर्यात के लिए डाकघर निर्यात केंद्र स्थापित किए गए हैं। डाकघर बचत बैंक के अंतर्गत कोर बैंकिंग सेवाओं जैसे अन्य बैंकों के साथ अंतर प्रचालनीय 1000 ऑटोमेटेड टेलर मशीन और ऑनलाइन निधि अंतरण सुविधा की व्यवस्था की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना की गई है, जो कि पेपरलेस और पूर्णतः डिजिटल पेमेंट्स बैंक है। डाक जीवन बीमा के लिए कोर बीमा समाधान लागू किया गया है। कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कैलाश मानसरोवर यात्रा से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर मेघा विश्राम कुलकर्णी ने। उन्होंने विदेश मंत्रालय से पूछा कि क्या ये सच है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वर्तमान में कैलाश मानसरोवर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर हाँ तो इस प्रतिबंध के विस्तृत कारण क्या है। इस मुद्दे को हल करने और अत्यधिक धार्मिक महत्व वाले स्थल तक भारतीय तीर्थयात्रियों की पहुंच को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर के बीच उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा और सिक्किम में नाथुला दर्रा को 2 आधिकारिक भागों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करती है। 2020 से कोविड-19 महामारी और तत्पश्चात चीन की ओर से यात्रा व्यवस्थाओं का नवीनीकरण न किए जाने के कारण ये यात्रा नहीं हुई है। भारतीय पक्ष ने चीनी पक्ष के साथ अपनी कूटनीतिक वार्ताओं में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर शुरू करने का मुद्दा उठाया है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रियो दी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 18 नवंबर 2024 को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने। उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय से पूछा कि छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जनजातीय समुदायों को उनके अधिकार देने की प्रक्रिया में क्या प्रगति हुई है, कितने आदिवासियों को उनके वन अधिकार मिले हैं और कितने मामलों में निर्णय अभी भी लंबित है। सवाल का जवाब जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
दुर्गादास उइके ने दिया। उन्होंने बताया कि नोडल मंत्रालय होने के नाते जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के विधायी मामलों की निगरानी और प्रशासित कर रहा है। FRA और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकारें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन FRA के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में इस मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, 30 सितंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ में राज्य में वन निवासी अनुसूचित जनजाति समुदाय को FRA के तहत कुल 4,22,101 व्यक्तिगत अधिकार पत्र और 47,685 सामुदायिक अधिकार पत्रों को मान्यता दी गई है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है PMKSY के अंतर्गत अनुमोदित फूड पार्क से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, प्रवीण पटेल, डॉक्टर के सुधाकर और डॉक्टर निशिकांत दुबे ने। इन सांसदों ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से पूछा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत अनुमोदित फूड पार्कों, शीत श्रृंखला परियोजनाओं और कृषि प्रसंस्करण समूहों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है। क्या इस योजना के अंतर्गत चिक्काबल्लापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई नई नीति प्रस्तावित की जा रही है। पिछले 5 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्वाचन क्षेत्र के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत की गई पहलों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को क्रियान्वित कर रहा है। मंत्रालय PMKSY की घटक योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और संबंधित अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। PMKSY मांग आधारित प्रकृति की है और पूरे भारत में अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2021-22 से 2026-27 के दौरान 10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना लागू कर रहा है। सरकार द्वारा अब तक 85 पात्र मामलों में 1084.011 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। देश भर में 213 स्थानों पर अब तक 8,910 करोड़ का निवेश हुआ है। योजना के लाभार्थियों द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के बाद 2,89,832 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित नहीं करता है। हालांकि ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना नाम की अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन नाम की एक केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से चिक्काबल्लापुर संसदीय क्षेत्र सहित पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और खाद्य मूल्य श्रृंखला अवसंरचना सृजन को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं मांग आधारित प्रकृति की है, जिसके अंतर्गत संबंधित योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए पात्र उद्यमियों संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है PMG1 के तहत जैव ईंधन परियोजनाओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद BK पार्थसारथी और बस्तीपति नागराजू ने। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पूछा कि प्रधानमंत्री जीवन योजना के अंतर्गत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना के लिए विशेषकर आंध्र प्रदेश से भेजे गए और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या का ब्यौरा क्या है। PMG1 के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुमोदित जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए आज की तिथि तक आवंटित और संवितरित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है। चुनिंदा जैव ईंधन परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति और उनके पूरा होने की प्रस्तावित समय सीमा का ब्यौरा क्या है। क्या जैव ईंधन परियोजनाओं को पूरा करने में कोई विलंब हुआ है, अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2024 में संशोधित प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 को अधिसूचित किया था, जिसका उद्देश्य लिग्रो सेल्यूलोसिक जैव मास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके देश में एकीकृत जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत कुल 14 वाणिज्यिक पैमानों के प्रस्ताव और हैं। प्रदर्शन पैमाने के प्रस्ताव मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 8 वाणिज्यिक पैमाने के प्रस्तावों को आंध्र प्रदेश से 1 को शामिल करते हुए और 4 प्रदर्शन पैमाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पीएम जीवन योजना के अंतर्गत 2018-2019 से 2028-2029 तक की अवधि के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 1969 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को 908 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।
आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है भूमिहीन लोगों को मालिकाना अधिकार से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने 1975-1976 में पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दिल्ली राज्य में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि और 120 गज के भूखंड आवंटित किए हैं। अगर हाँ, तो सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि और भूखंडों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है, और भूमिहीन लोगों को मालिकाना हक न देने के क्या कारण है? क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत डीडीए ने पिछले 10 वर्षों के दौरान दिल्ली में भूमिहीन लोगों और गाँव के लिए कोई स्वामित्व अधिकार अधिसूचित किया है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के गाँव का मालिकाना हक और कब्जा ले लिया है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि मालिकाना हक उन आवंटियों को दिया गया है जिन्होंने आवेदन के आधार पर पट्टे की सभी शर्तें पूरी की है। डीडीए ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर पालिका अधिनियम 1957 की धारा 507 के तहत अधिसूचना के माध्यम से गाँव के शहरीकरण के पश्चात ग्राम सभा भंग हो गयी है। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 150(3) के आधार पर ग्राम सभा में शामिल सभी संपत्तियों का मालिकाना अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास ग्राम सभा की भूमि दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 22(1) के तहत डीडीए को सौंपी गई है। अब तक 252 गांव की लगभग 16,000 एकड़ ग्राम सभा भूमि केंद्र सरकार द्वारा डीडीए को सौंपी गई थी। डीडीए ने बताया है कि पिछले 10 वर्षों में डीडीए द्वारा भूमिहीन लोगों और विशेष रूप से दिल्ली के गाँव के लिए कोई मालिकाना अधिकार अधिसूचित नहीं किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर नामदेव किरसान ने। उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना और राष्ट्रीय अध्यवृत्ति योजना लागू कर रही है। इस सवाल का जवाब जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने दिया। उन्होंने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5 छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है, जिनमें अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति जो कि कक्षा 9 और 10 के लिए है, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर पत्रवृत्ति जो कि कक्षा 11 और उससे ऊपर के लिए छात्रों के लिए है, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्यवृत्ति जो कि एमफिल और पीएचडी के लिए है, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति जो शीर्ष श्रेणी के संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए है, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति, मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जो आवेदन आमंत्रित करने, छात्रों का सत्यापन करने और निधियां जारी करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि महाराष्ट्र राज्य सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की केवल मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को लागू कर रही है। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बताया है कि राज्य में कक्षा 1 से 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के शैक्षिक खर्चों को कवर करने के लिए प्रोत्साहन योजना के रूप में 31 मई 2010 के सरकारी संकल्प के अनुसार 2010-2011 के स्वर्ण जयंती पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना को लागू कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित और वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य मास्टर डिग्री पूरा करने के बाद भारत में पीएचडी करने के लिए अनुसूचित जनजाति छात्रों को अध्ययवृत्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर साल नई अध्येतावृत्ति के लिए 750 स्लॉट है। अध्येतावृत्ति का मूल्य यूजीसी दरों के बराबर है। विस्तृत दिशा निर्देशों और विस्तृत जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट tribal.nic.in और परफॉर्मेंस डैशबोर्ड जो कि dashboard.tribal.gov.in है, इस पर जाया जा सकता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है नए विमानपत्तनों के विकास से। इसे पूछा है लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब और टीपी चौधरी ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का अगले 5 वर्षों में 50 अतिरिक्त विमानपत्तन विकसित करने का प्रस्ताव है। अगर हाँ, तो प्रत्येक विमानपत्तन को पूरा करने के लिए क्या विस्तृत योजना और समय सीमा तैयार की गई है। इस पहल से देश भर में विमानपत्तन इकोसिस्टम को किस प्रकार बढ़ाए जाने का उद्देश्य है। विमानपत्तन नेटवर्क के विस्तार से रोजगार सृजन में किस प्रकार योगदान मिलेगा और विमानन क्षेत्र में व्यवसायिक कार्यकलापों को किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा। क्या सरकार ने अतिरिक्त विमानपत्तनों के लिए किसी स्थान की पहचान की है और व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया है। प्रस्तावित विमानपत्तनों के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार विशेष रूप से राजस्थान में अनुमानित कितना निवेश आवश्यक है। क्या सरकार का महाराष्ट्र के पालघर जिले में विमानपत्तन विकसित करने का प्रस्ताव है। अगर हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने हाल ही में राजस्थान में पाली विमानपत्तन, महाराष्ट्र में लातूर विमानपत्तन, मध्य प्रदेश में सिंगरौली और झारखंड में बोकारो विमानपत्तन के संचालन के लिए पहल की है। अगर हाँ, तो उनमें से प्रत्येक विमानपत्तन का ब्यौरा क्या है। अगर नहीं, तो इसके कारण क्या है।
इस सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने दिया। उन्होंने बताया कि देश में असेवित और अल्प सेवित हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा सस्ती उपलब्ध कराने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान की शुरुआत की। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से 3 वर्ष की अवधि यानी दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक 50 से अधिक असेवित और अल्प सेवित हवाई अड्डों, हेलीपैडों, वाटर एरोड्रोमों और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड्स के पुनरुद्धार और विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में विकास के लिए 36 हवाई पट्टियों की पहचान की गई है। आज तक इस योजना के तहत 87 असेवित और अल्प सेवित हवाई अड्डों को जोड़ने वाले 613 मार्गों को कार्यशील किया गया है। 2,87,000 RCS उड़ानों के माध्यम से 146 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने यात्रा की है। भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति 2008 के अनुसार देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है, जिनमें गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कालाबुर्गी, विजयपुरा, हसन और शिवमोगा, मध्य प्रदेश में डाबरा, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा, गुजरात में भोलेरा और राजकोट, पुदुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगडार्थी, भोगापुरम और उरवाकल, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कबूर और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर शामिल हैं। इनमें से 12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों यानी दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, कालाबुर्गी, उरवाकल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोगा और राजकोट में हवाई अड्डों को कार्यशील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 9 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों राजस्थान में अलवर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, हिमाचल प्रदेश में मंडी, केरल में कोट्टयम, ओडिशा में पुरी, असम में डोलू, तमिलनाडु में पंदरूर, राजस्थान में कोटा और कर्नाटक में रायचूर में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए साइट क्लियरेंस भी प्रदान किया गया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति 2008 के अनुसार भारत सरकार को महाराष्ट्र के पालघर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार या किसी हवाई अड्डा विकासकर्ता से साइट क्लियरेंस के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वित्त पोषण सहित हवाई अड्डा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संबंधित राज्य सरकार सहित संबंधित हवाई अड्डा विकासकर्ता की है। हवाई अड्डे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरे हैं और इनका राज्य की अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव होता है। नागर विमानन क्षेत्र और आर्थिक विकास के बीच का संबंध सर्वविदित है। हवाई अड्डों के विकास से यात्रियों की आवाजाही, पर्यटन विकास, रोजगार सृजन और भूमि मूल्यांकन के सर्किल दरों में वृद्धि होती है, जिससे संबंधित राज्य में विभिन्न करों, स्टैंप शुल्क आदि का संग्रह बढ़ता है और देश का समग्र विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अध्ययन से पता चलता है कि हवाई संपर्क का आर्थिक गुणक 3.25 और रोजगार गुणक 6.1 होता है। पाली जिले में सोजत हवाई पट्टी, सिंगरौली हवाई पट्टी और लातूर हवाई पट्टी उड़ान दस्तावेज में असेवित हवाई पट्टियों की सूची से उपलब्ध है। उड़ान के तहत बोली प्रक्रिया के 5 चरणों तक किसी भी एयरलाइन प्रचालक ने वहां RCS उड़ान परिचालित करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। उड़ान के तहत बोली प्रक्रिया के दूसरे चरण के दौरान विकास और RCS उड़ानों के परिचालन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व वाले बोकारो हवाई अड्डा झारखंड की पहचान की गई है। बोकारो हवाई अड्डे पर विकास कार्य पूरा हो चुका है। हवाई अड्डे के तैयार होने पर एयरलाइन पटना और कोलकाता को जोड़ने वाली RCS उड़ानों का परिचालन शुरू करती है।